अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियसली हमने 3 चैप्टर्स के पास पेपर के एमसीक्यूज़ को कवर किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम मोशन इन 2 डायमेंशन है, इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, पास पेपर के एमसीक्यूज़। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो वो आप देख लीजिएगा लाजमी, ताकि उसकी भी आपकी प्रिपरेशन हो। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन 2001 से हम इसके एमसीक्यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। 1 रेडियन इज इक्वल टू सबसे पहले तो देखिए रेडियन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो है वो यूनिट होता है। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, इसमें इस तरीके से बताते हैं कि अगर हमारे पास एक हाफ सर्किल है, अगर मैं इस तरीके से एक हाफ सर्किल ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो हाफ सर्किल में 180 डिग्रीज होते हैं और 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। तो आप इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा, अब हमें निकालना है कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा। तो ये जो पाई है इसको डिवाइड कराना होगा आपने 180 से। सो 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142। तो 180 डिवाइडेड बाय 3.142, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 57.3। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 57.3 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ सर्किल में अगर मूव करेगी तो सर्किल में मूव करते हुए सेंटर की तरफ डायरेक्शन होती है एक एक्सेलरेशन की, जो कि कहलाता है ए सी, और टेंजेंशियल डायरेक्शन जो होती है वो ये कहलाती है, जो कि रेडियस से टेंजेंट बनाएगा, तो ये ए टी। तो ए सी और ए टी के दरमियान आप देखिए तो एंगल यहाँ पर क्या बन रहा होगा जी, बिल्कुल 90 एंगल बन रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्किल। तो इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन के साथ। तो वो फॉर्मूला आपके पास क्या है, 4 पाई स्क्वायर r/t स्क्वायर। सो हियर इज द राइट आंसर। आगे क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्किल विद एन इंक्रीजिंग स्पीड, इट possess टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओनली, या बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई भी चीज़ अगर सर्किल में मूव करेगी तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों होंगे। सो राइट आंसर जो आपके पास है वो है बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आगे देखिए लिखा हुआ है एक सॉल्व करने वाला, यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज है। लिखा हुआ है इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री with velocity 100 meter per second, it hit the target. It will have double the range if its velocity is। देखिए बताया ये जा रहा है कि एक रॉकेट है जिसको लॉन्च किया जा रहा है 45 से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है V0 स्क्वायर/g, इस तरीके से। तो अगर हम देखें यहाँ पर रेंज जो है वो अगर हम पहले निकाल लें इसकी, तो किससे निकालेंगे, 100 वेलोसिटी गिवन है तो 100 का स्क्वायर लगाएंगे और नीचे क्या रखेंगे 9.8। हम इसको 10 रख के कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10,000 और नीचे कितना हो जाएगा 10। 10 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रेंज जो है वो 1000 आ जाएगी। अच्छा, अब रेंज को क्या करना है, डबल करना है, यानी रेंज कितनी हो गई 2000 हो गई। तो अब आपने क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी। ठीक, सिंपल इसको इस तरीके से लिखेंगे, जी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जी की जगह पर मैं क्या रखूँगा, जी की जगह पर रखूँगा 10, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। सो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 20,000। तो 20,000 V0 स्क्वायर। सो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 141.4 आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे देखिए,
नेक्स्ट आपके लिखा हुआ है इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ पार्टिकल इट्स लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज आर। तो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया होगा v इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है? तो इसमें से पहला वाला ही फॉर्मूला है v इक्वल टू ओमेगा आर, या आर ओमेगा एक ही बात है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। लिखा हुआ if a projectile is thrown at an angle of 35, it had a certain target, it will have the same range if its angle of projection is। क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने लॉन्च किया 35 से, ये एक जगह पर जाकर गिरा। अब कौन सा डिफरेंट एंगल होगा जिससे सेम रेंज हासिल होगी? तो आपको मालूम होना चाहिए सम ऑफ एंगल्स इसमें बराबर होने चाहिए किसके? 90 के। ठीक, तो 90 यानी 35 आपके पास गिवन है, तो 90 में से अगर मैं 35 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? दूसरा एंगल मेरे पास आएगा 55। सो अगर आपको एक एंगल पता हो, दूसरा मालूम करना हो, तो आप उसमें से 90 में से उसको माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 2003 का MCQs due to presence of air resistance the total time of flight of the projectile। देखिए हम assumptions में ये assume करते हैं कि टाइम जो होता है वो मतलब एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। ठीक, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द टाइम ऑफ लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इंक्रीजेस। ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड गिवन है टू हिट द टारगेट, इट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी। तो आपको मालूम है आर मैक्स की जगह पर आप क्या फॉर्मूला लगते हैं? वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। तो यहाँ पर 90 का स्क्वायर आपके पास होगा और नीचे क्या करेंगे? 10 रख देंगे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। 9 9 से 81 होता है, 2 जीरो में आगे लगा दूंगा, आप सिंपली कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 सॉरी 8 10 आंसर आ रहा है। देखो मैंने इसलिए यहाँ पर 8 10 आ रहा है, मैंने नीचे क्या रखा है? 10 रखा है। अगर आप 9.8 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 826 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, आपका जवाब जो है, आंसर जो है वो एक्यूरेट आ रहा होगा। लिखा हुआ है नेक्स्ट, इन प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वर्टिकल component of velocity, constant horizontal component of velocity, both changing horizontal and vertical component of velocity, horizontal component changing but vertical component velocity constant। तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, यानी एक्स एक्सेस सेम रहेगा, वाई एक्सेस चेंज होगा। तो एक्स एक्सेस का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है the motion of a curve path when one component of velocity is constant and other is variable is called। ठीक, तो ये समझ लीजिए आपके पास पूरी एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो कि किसकी है? प्रोजेक्टाइल मोशन की। अच्छा, अभी तो ये इजी है, समझ लें, हमने ऊपर भी किया था इसको, ऊपर यही एमसीक्यूज ऊपर आया हुआ है। लेकिन जब एग्ज़ाम में ये चीज़ आती है तो थोड़ी सी हर्डल क्रिएट करती है, क्योंकि आप वहाँ पर तमाम चैप्टर्स को स्टडी करके गए होते हो। वहाँ पर समझ लीजिए ये अराउंड 20 एमसीक्यूज़ आपके पास आए हुए होते हैं, उनमें से आपने इसको मार्क करना होता है। तो फिर ये फिर कंफ्यूज करती है कि आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, फिर थोड़ा सा आपको हर्डल क्रिएट होता है। तो अभी हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है तो आपको पता ही है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर प्रोजेक्टाइल ही होगा। लेकिन अगर देखें यहाँ पर इसको समझें तो क्या लिखा हुआ है? द मोशन ऑफ कर्व पाथ, एक कर्व पाथ है, उसके ऊपर कोई बॉडी मूव कर रही है। when one component of velocity is constant, जिनमें से एक component क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है और दूसरा वेरिएबल होता है, तो ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहलाएगा। ठीक, उसके बाद देखें लिखा हुआ है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस ऑलवेज, ये हमने पहले भी सॉल्व किया था। और
चैप्टर 1 के अंदर। तो याद रखिएगा वर्क डन का जो सेंट्रीपिटल फोर्स से जो वर्क डन आपके पास होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए अगर कोई चीज़ सर्किल में मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होती है? टूवर्ड द सेंटर। और ये मूव कहाँ कर रही होती है? ऐसे टेंजेंशियल। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। तो आपको पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा की जगह पर मैं यहाँ पर 90 रखूँगा तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ज़ीरो हो जाएगा। सो इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी कोई वर्क डन करेगी तो वो ज़ीरो होगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ व्हेन अ बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, its velocity is changing, its acceleration is zero, its acceleration is increasing, its velocity is uniform। तो याद रखिएगा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आप क्या बताएंगे? इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है ना? इसी तरीके से आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इसका जवाब नहीं है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये भी हमने ऊपर किया। आंसर इज 90। 1 रेडियन इज इक्वल टू, अभी हमने ऊपर किया, 57.3। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ पार्टिकल, इट्स लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता है ए इक्वल टू आर अल्फा होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है द एंगल एन एंगल सस्पेंडेड एट इट्स सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। यानी कि आपके पास यहाँ पर ये बताया जा रहा है आर इक्वल टू एस इक्वल टू आर थीटा है। तो क्या बताया जा रहा है कि आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है। तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, वन आपके पास इस तरीके से आ जाएगा जवाब। ठीक है, 1 रेडियन। और 1 रेडियन किसके बराबर होता है? आपको पता है 57.3 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन अप with the same speed at an angle of 60 and 30 respectively with the horizontal, then the range of A will be the greater, the range of B will be greater, the range of A and B will be same, the range is independent of the angle। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाए तो वो दो डिफरेंट एंगल से सेम जगह पर सेम टारगेट पर गिर सकता है जाके। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ एंगल आपको क्या बताया था? सम ऑफ एंगल शुड बी 90। तो एक एंगल हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है? 60 और एक गिवन है 30। तो अगर 60 और 30 को मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 90 आएगा। तो ए और बी अगर सेम स्पीड से फेंके जा रहे हैं तो ये दोनों सेम रेंज के ऊपर जाकर हिट करेंगे। तो द रेंज ऑफ ए एंड बी विल बी सेम। ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पिन मोशन, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। देखो प्लैनेट जो सन के गिर्द घूम रहे हैं वो ऑर्बिटल मोशन कहलाता है, स्पिन मोशन नहीं कहलाता। उसके बाद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमेगा वो भी ऑर्बिटल मोशन कहलाएगा। द मून अराउंड द अर्थ, ये भी ऑर्बिटल मोशन है। द डेली रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजिंग डे एंड नाइट। सो राइट आंसर यही है। देखिए स्पिन रोटेशन वो रोटेशन कहलाती है कि जो ऑब्जेक्ट अपने ही ऑर्बिट में घूमे, खुद ही अपने अपने अंदर स्पिन करने लग जाए, तो वो स्पिन कहलाता है। तो अर्थ जब स्पिन करेगी तो उससे डे और नाइट चेंज होते हैं। तो यही आपके पास राइट आंसर है। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरे के सेंटर में घूम रहे हैं तो वो ऑर्बिटल कहलाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज जीरो बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि वहां पर एंगल क्या बन रहा होता है? 90। तो द बॉडी मूव एट राइट एंगल टू एफ, राइट एंगल यानी 90 एंगल के ऊपर मूव करती है जिसकी वजह से वर्क डन जीरो हो जाता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि a body along a circular path with increasing speed possess tangential acceleration, centripetal acceleration both, या फिर नो एक्सेलरेशन। तो अभी हमने ये ऊपर चीज़ पढ़ी थी, तो याद रखिएगा बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है
A projectile is thrown at an angle 30 degree with the horizontal having a certain velocity, it will have the same range if thrown with the same velocity as before with an angle of. तो अभी आपको बताया, दोबारा बता रहे हैं कि the sum of angle should be 90. तो 30 के साथ दूसरा एंगल क्या होगा जो 90 बना दे, दैट इज 60. तो 60 एंगल से अगर हम फेंकेंगे तो आप सेम रेंज के ऊपर फेंक सकते हैं. लिखा हुआ है व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इंक्रीजिंग, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर पैरेलल, नॉन पैरेलल, परपेंडिकुलर या फिर नन ऑफ दीज. क्या बोल रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी, अगर किसी डिस्क की कोई गोल सी चीज़ है आपके पास जैसे सीढ़ी होती है, वो अगर आप घुमाएं तो उसकी अगर स्पीड बढ़ेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन होगा, तो याद रखिएगा दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल सेम होंगी. तो सेम होने की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे. अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी पजेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड. सो याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ घूम रही है और उसकी जो पार्टिकल हैं उसके सेंटर से ही गुजरते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना. यानी कि अगर आप इस तरीके से बोलें कि कोई चीज़ घूम रही है इस तरीके से, तो जो रोटेटिंग पॉइंट है इटसेल्फ अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो गुजरता हुआ जा रहा है. तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पिन मोशन. तो स्पिन मोशन आपके पास क्या कहलाता है, जो अपने ही सेंटर में घूमी जाए वो कहलाती है स्पिन मोशन. अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है द an angle suspended at the center of the at the center by an arc whose length is double to that of its radius s. क्या बोल रहे हैं, s इक्वल टू आर थीटा. अब क्या कह रहे हैं कि r बराबर होगा 2s के, ठीक है ना, बल्कि ऐसे नहीं, s बराबर होगा 2r के. तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, 2r इज इक्वल टू r और थीटा, r से r कैंसिल कर दोगे तो 2 बराबर आ जाएगा किसके, थीटा के. और ये 2 किस में होगा, रेडियंस में. तो एक रेडियन किसके बराबर होता है, 57. और 2 रेडियन किसके बराबर होगा, 114.6. सो 114.6 इज द राइट आंसर. याद रहे इसका अब आंसर 57 नहीं है. उसके बाद देखो लिखा हुआ है द एंगुलर वेलोसिटी इज किस में मेजर की जाती है, रेडियन पर सेकेंड में. इसके बाद देखिए लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आपको पता है क्या होगा, 90. द एंगल बिटवीन, वही आ गया आपके पास, क्या होगा, 90. उसके बाद 1 रेडियन इज इक्वल टू, यह भी हमने सॉल्व किया, 57.3 डिग्री. A projectile is fired at an angle theta with horizontal, its velocity will be minimum. अच्छा, वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होती है, आपको पता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाए तो इसकी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, यहाँ पर. तो याद रखिएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट. मैक्सिमम कहाँ होगी, पॉइंट ऑफ लैंडिंग ऑन द ग्राउंड और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दोनों जगह पर इसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होती है. अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज. मिनट हैंड का मतलब होता है, देखिए घड़ी में 3 आपके पास जो है वो निडल्स होती हैं, 3 सुइयाँ होती हैं. एक सेकंड की होती है, एक मिनट की होती है, एक आवर की होती है. तो अगर हम एक यहाँ पर क्लॉक बनाएं इस तरीके से और ये बताएं कि ये जो है वो मिनट की जो है वो निडल है, तो अब मिनट की निडल पूरे घूमने में कितना रेडियन कवर करेगी, थीटा बराबर होगा किसके, 2 पाई के. ठीक. अच्छा, अब मालूम क्या करनी है, एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी का याद रखिएगा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी. अच्छा, अब टाइम कितना लगेगा इसको, जो आर वाली सुई होती है घड़ी के अंदर, वो कितना टाइम लगती है, 1 घंटा लेती है पूरा चक्कर लगाने में. तो 1 घंटा मतलब कितना होगा, 3600 सेकंड. सेकंड्स में मैं चेंज कर रहा हूँ इसको. तो ऊपर क्या रखेंगे, 2 पाई, नीचे क्या लिखेंगे, 3600. अब ये 2 को इससे कैंसिल कर दोगे तो पाई डिवाइडेड बाय 1800 आंसर आ जाएगा. तो पाई ओवर 1800 इज द राइट आंसर. ठीक. अगर सेकंड हैंड होती तो टाइम की जगह यहाँ पर 60 सेकंड आ जाते. ठीक है, तो पाई बाई 30 हो जाता. आर एंड होती तो आर एंड के लिए 24 नहीं 12, क्योंकि एक रोटेशन में 12 घंटे में जो आपके पास रोटेशन कंप्लीट होगी ना, इस वजह से. ठीक है ना. तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन इफ द रेडियस ऑफ सर्कल
is capital R, the ratio of its displacement to the curve path will be। देखिए डिस्प्लेसमेंट और कर्व पाथ की बात की जा रही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, एक पॉइंट है, यहाँ से मूव करना शुरू करें हम, यहीं पर दोबारा आए, फिर आपके पास यहीं से मूव करना शुरू करें, यहीं पर दोबारा आए, तो याद रखिएगा आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं तो रेशो भी नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला है ना, तो हम जिस पॉइंट से चल रहे हैं वहीं पर वापस आ रहे हैं, फिर चल रहे हैं वहीं से वापस आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो गया। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकेंड इन एब्सेंस ऑफ एयर, इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट आफ्टर 20 विल बी। तो ये क्या रहेगी, 20 रहेगी, क्योंकि कोई कैलकुलेट करने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर। आपको याद रहना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या रहता है, सेम रहता है। तो 20 है, 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद, 2 घंटे बाद भी क्या रहेगी, 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। उसके बाद लिखा हुआ है इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल then angle suspended at the center of the circle by an arc equal to twice, या फिर अभी हमने ऊपर डबल देखा था, तो वो इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा था, 114.6। नेक्स्ट आपके पास देखिए, हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यूज यहाँ पर आ रहा है, लिखा हुआ है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी, its time of flight will be minimum if its launch angle at an angle of। इसमें क्या पूछ रहे हैं, अब टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास कम से कम हो, यानी बहुत थोड़ी सी देर में जाकर वो नीचे प्रोजेक्टाइल गिर जाए, तो आप इसमें कौन सा एंगल रखेंगे। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। तो वैल्यू डिपेंड कर रही है साइन थीटा पे। तो चार आपके पास हैं एंगल, 30, 45, 60 एंड 75। तो याद रखिएगा जितना छोटा एंगल होता है उतना आंसर कम आता है, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है वो जब हम एंगल बढ़ाते जाते हैं तो वो बढ़ना शुरू होती है, कम करते जाते हैं तो कम होना शुरू होती है। तो 30 इज़ द राइट आंसर। 30 के ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मिनिमम होगा। तो इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जो हैं उनके भी एमसीक्यूज देखेंगे। तो आप वीडियोस को देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह।